जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आज उत्तरा फाल्गुनी के आसपास इस निबंध का रिवीजन करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करना कैसा लगा आपको ये लेक्चर। दोस्तों इस जो निबंध का लेखक है उसका नाम है कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय ने यह निबंध लिखा। इस निबंध की शुरुआत इस लाइन से होती है, वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। ठीक, तो उत्तरा फाल्गुनी वर्षा ऋतु का कौन सा नक्षत्र है? अंतिम नक्षत्र है। बिल्कुल, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं। हमारे जीवन में गदह पच्चीसी यानी 25 साल की उम्र सावन मन भावन है। कैसी है 25 साल की उम्र? सावन मन भावन। और इसमें बड़ी मौज रहती है, बड़ी मौज रहती है 25 साल की उम्र में। ठीक, परंतु 27वें के आते आते, जैसे ही हम 27वें साल की उम्र में आते हैं, घनघोर भाद्रपद के असनी संकेत मिलने लगते हैं, बिजली के झटके मिलने लगते हैं। और 30 के वर्षों में जब 30 साल के होते हैं तो हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का सम्मिश्र सुख भोगते हैं। इसी काल में हमारी श्री शिक्षा रचना करने से, इसका अर्थ क्या होता है? श्री शिक्षा का रचना या निर्माण करने की इच्छा, ठीक, कृतार्थ होती है। तो दोस्तों सावन मन भावन कब होता है? 25 की उम्र में। और घनघोर भाद्र के असली संकेत कब मिलते हैं? 27 की उम्र में। और विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह का तमिश्र सुख भोगते हैं। तमिश्र सुख कब भोगते हैं? 30 की उम्र में। दोस्तों ये फैक्ट आपको याद में रखना है और इसका अर्थ आपको याद में रखना है। यहां से प्रश्न बन सकता है कि इसका अर्थ क्या होता है। फिर 40वें लगते लगते, कब? 40 की उम्र में हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश करते हैं। कब करते हैं? 40 में लगते लगते, ठीक। और 2-4 वर्ष बाद उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा यानी बुढ़ापा और जीर्णता यानी कमजोरी की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिना कर दे जाता है। यानी बुढ़ापे का और कमजोरी का समाचार समय देने लग जाता है। कब? 40 की उम्र में, उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में, ठीक। वास्तव में सृजन, संप्रक्त, सावधान, सतर्क, सचेत, कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। दोस्तों सृजन, संप्रक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन हम कब जीते हैं? 30 और 40 की उम्र में, ठीक। फिर 40 से 45 तक, 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर, उत्तरा फाल्गुनी के काल के अंदर क्या होता है? अस्ति, जायते और वर्धते, ये तीन धीरे धीरे शांत होने लगती है। अस्ति यानी सत्ता, जायते यानी विजय और वर्धते यानी बढ़ना, विकास करना, ग्रोथ करना, ठीक। ये तीनों चीजें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। कब शांत होने लगती हैं? उत्तरा फाल्गुनी के काल में, 40 से 45 की उम्र में। ये तो कम होने लगती हैं। इसके विपरीत तीन विपत ऋणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये तीन चीजें बढ़ने लगती हैं, ठीक। अस्ति, जायते, वर्धते, ये तीन चीजें तो घटती हैं और विपत ऋणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये तीन चीजें बढ़ने लगती हैं, ठीक। 45 के बाद ही शीश पर कांच फूटना शुरू हो जाता है। शीश पर कांच फूटना कब शुरू होता है? 45 के बाद, ठीक। शीश पर कांच फूटना कब शुरू होता है? 45 के बाद। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती हैं। वातावरण में लोमड़ी कब बोलने लगती है? जब शीश पर कांच फूटना शुरू होता है, यानी कि हमारी उम्र जब 45 साल की हो जाती है तब वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, ठीक। 25 के पूर्व का काल
हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है। तो लेखक ने हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल किसे कहा है? 25 के पहले की उम्र को, ठीक। और जो 40 के बाद की उम्र होती है, 40 के बाद की उम्र, इसको फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा कहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, फलागम और निमिसिस की प्रतीक्षा कब होती है? 40 के बाद। और जीवन की तैयारी कब होती है? 25 के पहले। तो दोस्तों इसमें एक फैक्ट को ये याद रखना है, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, ठीक। और सृजन, संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन हम कब जीते हैं? 30 और 40 की उम्र में। तो ये फैक्ट याद में रखना है आपको। प्रश्न यहाँ से ऐसे बन सकता है कि लेखक ने सृजन, संपृक्त, सावधान, सतर्क, सचेत, कर्मठ जीवन की उम्र क्या बताई है? तो हमें ऑप्शन में देंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो उसी में से हमको चुनना है 30 और 40 के बीच, ठीक। फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। ये फैक्ट दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी चीजें बढ़ने लगती हैं और कौन कौन सी चीजें घटने लगती हैं, इसको तो आपको बिल्कुल रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है कि अस्ति, जायते और वर्धते, तीन चीजें बढ़ती हैं कब? 40 से 45 की उम्र में, ठीक। और विपत विपत ऋण विपत ऋणमते और अपक्षीयते और विनश्यति, ये तीन चीजें बढ़ने लगती हैं, ठीक। 45 के बाद शीश पर कांस फूटना लग जाता है। कांस का फूटता है शीश पर 45 के बाद, ये भी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, ठीक। और लोमड़ी बोलने लगती है कब? 45 के बाद, ये भी मोस्ट है। 25 के पूर्व जीवन की भूमिका की तैयारी, 40 के बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। तीसोत्तरी के वर्षों 30 के बाद का स्वभाव सांड पर चढ़ी तलवार की तरह है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न बनेगा कौन सी उम्र सांड पर चढ़ी तलवार की तरह है? तो तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव। कौन से वर्षों का स्वभाव है? तीसोत्तरी के वर्षों का स्वभाव। मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा। यानी लेखक कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी को बूढ़ा बताते हैं उन पर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि मैंने एक बार दक्षिण भारत में एक मंदिर में ब्रह्मा की लगभग 30 वर्ष की आयु की मूर्ति देखी। 30 वर्ष की आयु की मूर्ति देखी, ठीक। तो कहां पर इन्होंने ब्रह्मा की 30 वर्ष की आयु की मूर्ति देखी? दक्षिण भारत में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, मोस्ट है ये, ठीक। जो सृजक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही न हो, परंतु वह दांत छरा, बाल झरा, गलितम, पलितम, मुंडम कैसे हो सकता है? यानी जो दुनिया को बनाने वाला है वो बूढ़ा कैसे हो सकता है, ऐसा लेखक कहना चाहता है, ठीक। मेरी समझ में, लेखक कहता है कि मेरी समझ में सृष्टि की रचना करने वाला कवि और नायक और सेनापति और सूरवीर और विद्रोही की कल्पना, ये लोग वृद्ध के रूप में नहीं हो सकते। इन लोगों को वृद्ध नहीं मानता। किन किन को? सृष्टिकर्ता को, कवि को, विप्लव नायक को, सेनापति को, सूरवीर को और विद्रोही की कल्पना करने वाले को, ठीक। तो आपको यहां से प्रश्न कैसे बनेगा? यहां से आपको यहाँ इन चीजों को दे देगा कि इनमें से किसे कवि ने बूढ़ा नहीं माना है, ठीक। इनमें से किसे कवि ने बूढ़ा नहीं माना है? तो आपको ध्यान में रखना है किस किसे नहीं माना है। एक तो सृष्टिकर्ता को, एक कवि को, एक विप्लव नायक को, एक सेनापति को, एक सूरवीर को, एक विद्रोही की कल्पना को, ठीक। इनको बूढ़ा नहीं माना है। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में 30वां वर्ष, कौन सा वर्ष? 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। तो कौन सा वर्ष फण उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है? 30वां वर्ष, ठीक। कौन सा वर्ष करता है? 30वां वर्ष। तो इसका ध्यान आपको रखना है।
गौतम बुद्ध का जिक्र आया है यहाँ पर। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। ये दोस्तों मोस्ट फैक्ट है ये। कौन सी वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था? 29 वर्ष की अवस्था में। आगे देखते हैं दोस्तों, यीशु क्राइस्ट, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट, सरमन ऑन द माउंट दिया था। तो यीशु क्राइस्ट ने कौन सी वर्ष में? 30 वर्ष में अपना सरमन ऑन द माउंट प्रथम संदेश दिया था, ठीक। और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया, सलीब पर चढ़ा दिया गया। तो 29, 30, 31, 32 यानी 30 के आसपास का जो जीवन है ये बहुत ही संघर्षशील साबित होता है अपने जीवन में, ठीक। ये कहा है लेखक ने। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फण उठाए कौन सा वर्ष है? 30वां वर्ष। और गौतम बुद्ध ने कब घर छोड़ा? 29 की उम्र में। और यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की उम्र में अपना प्रथम संदेश दिया और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया, ठीक। वाल्मीकि का जिक्र आया है इसमें। एक तो वाल्मीकि जी के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही यानी 30 के आसपास यानी 27 वर्ष की अवस्था में वनवास हुआ था। तो यहाँ पर वाल्मीकि जी की जो रामायण है उनका आधार लिया गया है और कहा गया है कि वाल्मीकि जी ने बताया है कि राम जी को 27 वर्ष की उम्र में वनवास हुआ था, यानी वो भी लगभग 30 के आसपास ही है, ठीक। वो भी 30 वर्ष के आसपास है। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष थी, 18 वर्ष। दोस्तों प्रश्न बन जाएगा, जिस समय रामचंद्र जी ने वनवास को गए थे रामचंद्र जी, उस समय सीता की आयु क्या थी? तो आपको क्या लिखना है? 18 वर्ष, 18 वर्ष। वनवास के 13 वर्ष में, और जब वनवास का 13वां वर्ष चल रहा था उस समय सीता की उम्र कितनी हो गई थी? 30 के आसपास हो गई थी सीता जी की। और जैसे ही वो 30 के आसपास होती है उनके साथ सीता हरण की ट्रेजेडी घटना घटित हो जाती है, घटना घटित हो जाती है। 30उत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। तो कौन सा दशक घनघोर कुरुक्षेत्र है? 30वां वर्ष, 30वां वर्ष घनघोर कुरुक्षेत्र है। तो दोस्तों जो ये 30 वर्ष है, 30 साल का जीवन, इसे लेखक ने बहुत ही संघर्षशील वाला जीवन और घनघोर कुरुक्षेत्र कहा है। तो यहाँ पर जो जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं उनको बिल्कुल मुंह जुबानी रट लेना। तो दोस्तों आपको ये याद में रखना है कि वाल्मीकि के रामायण के अनुसार 27 वर्ष की उम्र में कब हुआ था? 27 वर्ष की उम्र में राम जी को वनवास हुआ था, ठीक। तब सीता की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष थी। सीता जी की उम्र कितनी थी? 18 वर्ष। और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता जी की उम्र जब कितनी हो गई थी? 30 के आसपास, तब सीताहरण की ट्रेजेडी हुई। तो यहाँ पर कवि ने 30 की उम्र को बहुत ही घनघोर कुरुक्षेत्र कहा है। अगला फैक्ट देखते हैं आगे। दोस्तोयेव्स्की, इसका नाम आया है किसका? दोस्तोयेव्स्की का। दोस्तोयेव्स्की जिसने 40 के बाद, कब? 40 के बाद, 40 के बाद जीवन को धिक्कार दिया है, धिक्कार दिया, धिक्कार दिया। किसने? दोस्तोयेव्स्की ने। उन्होंने कहा है मैं 40 वर्ष जी चुका हूं। 40 वर्ष ही तो असली जीवन है। दरअसल 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। दोस्तों आपको इस तरह पेपर में दे देगा कि 40 से ज्यादा जीना असभ्यता है, अश्लीलता है, अनैतिकता है। यह पंक्ति कौन से निबंध से ली गई है? कौन से निबंध से ली गई है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। आपको इसका ध्यान रखना है, यह बहुत मोस्ट लाइन है, ठीक। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। और दोस्तोयेव्स्की ने कहा है जो 40 से ज्यादा जीते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं और व्यर्थ होते हैं। ऐसा किसमें लिखा है? नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड में, इस पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसा। किसकी पुस्तक है? दोस्तोयेव्स्की की, ठीक। मैं समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूं। जब लेखक यह निबंध लिख रहा था तब उसकी उम्र कितनी थी? 38 वर्ष, 38 वर्ष। यानी लेखक जब इस निबंध को लिख रहा है उसकी उम्र कितनी थी? 38 वर्ष, ठीक। भाद्र की पहली नक्षत्र है मगा। भाद्र की पहली नक्षत्र कौन सी है? मगा।
मगा में अगाध जल है। पृथ्वी की त्रिषा, अश्लेषा और मगा के जल से ही मतलब पृथ्वी की प्यास अश्लेषा और मगा के जल से ही तृप्त होती है। बरसे मगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। यह पद्मावत में, ये पद्मावत की लाइन है, जायसी की पद्मावत से ली गई है ये। बरसे मगा झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। ये मोस्ट लाइन है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट है। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कहाँ से ली है ये लाइन, पद्मावत से, पद्मावत से ली है। और किसकी लाइन है, जायसी की। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में कौन से कवि की पंक्तियों को उठाया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कौन से कवि की पंक्तियों को उठाया गया है, जायसी की पंक्तियों को। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगले फैक्ट है, इस मगा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी। क्या आती है मगा के बाद, पूर्वा फाल्गुनी, जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। यहाँ पर रद्दी कंडम नक्षत्र किसे कहा गया है, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी को, पूर्वा फाल्गुनी को। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक है, इसलिए इसे रद्दी कंडम नक्षत्र कहा गया है। ठीक, इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसे किसे, पूर्वा फाल्गुनी को कीर्तिनाशा और कर्मनाशा नक्षत्र भी कहते हैं। कौन कहते हैं, गंगा तीर के मतलब गंगा के किनारे वाले किसान। ठीक, इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी, भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र, जो समूचे पावस में मगा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। तो मगा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र कौन सी है, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। जो इफेक्ट है दोस्तों इनको आपको बिल्कुल याद रखना है, इन फैक्ट को आपको बिल्कुल याद रखना है। और शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है इसमें से, या फिर इनको ऐसे कैसे ही लिख लो, क्योंकि इससे शॉर्ट और क्या हो सकता है। मैंने बिल्कुल पहले से शॉर्ट नोट्स निकाल कर आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बज रहा है। उपंग यहाँ पर एक विचित्र बाजा है। उपंग क्या है, विचित्र बाजा। पेपर में प्रश्न बन जाएगा उपंग क्या है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास नामक निबंध में उपंग शब्द आया है, उसका अर्थ क्या है, वह क्या है। तो यहाँ पर उसमें से एक ऑप्शन होगा विचित्र बाजा, तो उसको आपको चूज करना है। ठीक, पुरुरुआ, पुरुरुआ का जो अर्थ है दोस्तों वो है रवो, आवाजों या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष। ठीक, ययाति, ययाति क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो शरीर से वृद्ध परंतु मन से युवा हो। जो शरीर से तो ऐसा है कि जर्जर बिल्कुल बूढ़ा लग रहा है, लेकिन उसका मन कैसा है, उसका मन आज भी कैसा है, युवाओं की तरह, उसे कहते हैं ययाति। ठीक, पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, तो पुरुरवा नई पीढ़ी का, ययाति तो पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है। यानी पुराने समय में लोग बूढ़े होते थे लेकिन उनका मन कैसा होता था, अच्छा रहता था, जवान रहता था। लेकिन पुरुरवा नई पीढ़ी का प्रतीक है, यानी आज के समय में क्या हो गया कि पुरुष आक्रांत या गुस्से में रहता है। ठीक, ये हो गया इसका अर्थ। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार होता है। ये पंक्ति इस निबंध में महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रश्न इस पर बन सकता है, प्रश्न इस पर बन सकता है। इसको मोस्ट लगा देता हूं मैं। अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूं, ये पंक्ति भी बहुत मोस्ट है। दे देगा ये पंक्ति कौन सी निबंध से ली गई है, तो ये कौन सी निबंध से ली गई है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से। ठीक, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से। अंत में दोस्तों आपको इसका प्रकाशन वर्ष बताना है, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं मैं। प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट में करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दोस्तों क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पर मुझसे जुड़ सकते हो। ये उपनयन अकादमी नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम पर, यहाँ पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, पीडीएफ आपको यहीं से मिलेगी।